नमस्ते लिसनर्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मनीष श्रीवास्तव। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के बहुत ही रोचक एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि वेब 3 की दुनिया में थोड़ी सी हलचल मचा रहा है ऑलरेडी। जी हाँ, और वो टॉपिक है लिक्विड स्टेकिंग। हमेशा की तरह इस बार लिक्विड स्टेकिंग को हमें बहुत ही आसान से शब्दों में, बहुत ही आसान सी भाषा में समझाने के लिए हमारे साथ हैं हमारे गाइड अपूर्वा। अपूर्वा, स्वागत है आपका। नमस्ते मनीष, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ ये सफ़र पर चलने के लिए और हमारे सुनने वालों को लिक्विड स्टेकिंग के बारे में बताने के लिए। हालांकि आपने कहा कि ये रोचक है, बट ये केवल रोचक ही नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। यानी पिछले 12 से 18 महीने में लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल इट हैज़ बिकम अ रेज, क्योंकि इतने सारे प्रोटोकॉल्स बन रहे, हर कोई वही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन कंपटीशन इतना तेज हो रहा है। उससे इथेरियम, स्पेशली हम जब ये बात कर रहे हैं तो ये सब इथेरियम पर ही हो रहा है, तो हम कॉन्सेप्ट के लिए समझ रहे हैं कि ये इथेरियम के लिए ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं हम। जी। और इससे एक वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम, निवेशी तौर पर कोई देखता है, चाहे वो वीसी हो या बिग बॉयज हो या वेल्स हो या रेगुलर प्लेयर, तो वो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आकर्षक कर रहे हैं। दूसरा सबसे मेरे नजरिए में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि ये लिक्विड स्टेकिंग डिसेंट्रलाइज हो रहा है, क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स घुस रहे हैं, तो कोई भी मार्केट को आज से 5 साल के बाद डोमिनेट करने की पोजीशन में नहीं होगा। हर एक प्रोजेक्ट के पास थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत, तो इससे क्या है कि वो कहते हैं ना, ताकत का संतुलन बना रहना चाहिए, कभी वो अनइवन नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ, आगे चलकर ज्यादा गहराई में बात करते हैं। शुरुआत से शुरू करते हैं और चलिए ये बताइए कि ये जो आपने बताया है कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो लिक्विड स्टेकिंग ब्लॉकचेन की दुनिया में क्यों महत्वपूर्ण है? तो मनीष, एक काम करते हैं कि लिक्विड स्टेकिंग पर जाने से पहले एक रिकैप ले लेते हैं स्टेकिंग का। तो स्टेकिंग का महत्व ये है कोई भी ब्लॉकचेन के लिए कि वो उसकी सिक्योरिटी सिस्टम बन जाता है। तो जितना बढ़िया, जितना स्ट्रॉन्ग स्टेकिंग नेटवर्क हो जाता है, ब्लॉकचेन उतनी मजबूत हो जाती है सिक्योरिटी की वजह से। तो स्टेकिंग काम कैसे करता है? तो जो भी पार्टिसिपेंट है या वैलिडेटर्स है, हमारे आपके जैसे अन्य लोग, तो वो जाकर अपनी क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिपॉजिट कर देते हैं, जिससे वो लॉक हो जाती है। तो अब अगर हम वैलिडेटर बन गए तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम ऑनेस्टली, इंटीग्रिटी के साथ ब्लॉक्स को वैलिडेट करें। अगर हम कोई छेड़खानी करना चाहे, शैतानी करना चाहे, तो हमने जो हमारी क्रिप्टो करेंसी, अगर ये केस में हम इथेरियम का उदाहरण लेते हैं, 32 ईथ रखे हैं और कुछ भी उल्टा पुल्टा किया तो वो गए, हमारे स्लैश हो जाते हैं। तो एक कैरेट एंड स्टिक वाला जो मॉडल है वो यूज होता है। ये स्टिक हो गई, कैरेट ये हो गए, क्योंकि हम ब्लॉकचेन को चलाने में, संचालित करने में बहुत बड़ी भूमिका प्ले कर रहे हैं, तो हमें रिवॉर्ड्स मिलते जाते हैं। वो 4.5-5% होता है, और स्पेशली इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी में होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है ये अप्रिशिएटिंग एसेट है, तो परसेंटेज वाइज में थोड़ा गिमिकी हो जाता है। बट अगर इथेरियम आज $2000 का है और उसके ऊपर 5% मिल रहा है, ऐसा नहीं है, हमें 5% इथेरियम मिल रहा है। तो इथेरियम अगर 10,000 का हो गया, द रिटर्न कुड बी वेरी सब्सटेंशियली हायर। तो ये स्टेकिंग की बात कर रहे हैं, और हम लिक्विड स्टेकिंग पर चलते हैं, लेकिन जाने से पहले अप्रोप्रिएट जगह है डिस्क्लेमर डालने का। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, ये फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मोटिव एक ही है कि हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, आपको एजुकेट कर रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। आपको कोई भी निवेश करने से पहले खुद का रिसर्च करना बहुत ही आवश्यक है, और प्रोफेशनल एडवाइस जहां भी ले सकते हो जरूर लीजिए कोई भी निवेश करने से पहले। जी, बहुत बहुत ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब हम पॉडकास्ट आपके लिए लेके आते हैं, हमारा ध्येय, उद्देश्य, एम, लक्ष्य वो एक ही है कि हम आपको शिक्षित कर सकें, हम आपको इस दुनिया की जो तकनीकियां हैं उसके बारे में आपको थोड़ा अवगत करा सकें, एक बहुत सी आसान सी शब्दों में, बहुत आसान सी भाषा में। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए तो आप प्रोफेशनल्स के पास जाइए। सही कहा मनीष आपने। तो चलते आगे, लिक्विड स्टेकिंग तो हमने ऑलरेडी समझ लिया कि स्टेकिंग क्या होता है। आपने अपने इथेरियम ब्लॉकचेन पर लॉक कर दिया है, उससे आप वैलिडेटर हो गए और आपका काम हो रहा है। लेकिन वो लॉक हो गए, तो वो जो आपके 32 ईथ है वो हो गए लॉक, तो अब उसका कोई यूज नहीं कर सकते आप। तो ये लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल आ गए और उन्होंने तहलका मचा दिया। तो इनका काम ये होता है कि भाई आप कुछ मत करो, आप आकर अपने ईथ हमारे वहां पर आकर स्टेक कर दो, हम वैलिडेटर बन जाएंगे, आपको नोड वोड चलाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हमारे वहां आकर डिपॉजिट करो और उस डिपॉजिट के सामने हम आपको एक IOU यानी सर्टिफिकेट, जिसको कहते हैं LST, लिक्विड स्टेकिंग टोकन, दे देंगे। अच्छा, टोकन आ गया यहाँ पर। हाँ, उसके सामने आपको एक दूसरा टोकन आ जाता है और वो टोकन की वैल्यू वही होती है, वो पैक्ड होता है इथेरियम के साथ। तो आप उसको बेचकर कैश आउट कर सकते हो अगर आपको कुछ पैसे की जरूरत है, या आप उसको डिसेंट्रलाइज बैंक पर जाकर डिपॉजिट करके इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो। तो डबल इंटरेस्ट मिलता है। ऑलरेडी आपको जो वैलिडेट करने के लिए जो रिवॉर्ड्स आ रहे हैं वो तो आ ही रहे, फिर आप उसको जाकर बैंक में डिपॉजिट डाल रहे हो डिसेंट्रलाइज बैंक में, और जो बोरो कर रहा है वो भी आपको इंटरेस्ट दे रहा है 2-3%। डबल डिपिंग जिसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग, तो वो भी हो सकता है। और आप उसको कोलेटरल की तरह यूज कर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में उसके सामने बोरो कर सकते हो कहीं और निवेश करने के। ये जो नॉर्मल स्टेकिंग में आपका इथेरियम लॉक हो गया था, लिक्विड स्टेकिंग के आने से इसको बहुत ही अद्भुत और डायनेमिक बना रहा है। ये जो मेरे जहन में जो आगे सवाल बढ़ता है वो ये है कि इस जो एनालॉजी है इसके माध्यम से ये इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अगर आप और क्लियर करें, हमारे लिसनर्स को काफी आसानी होगी। सही कहा मनीष। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हमने ऑलरेडी बैंक और डिपॉजिट और इंटरेस्ट की बात कर ली है, लेकिन एक और एग्जांपल लेते हैं इसको, यही चीज को समझने के लिए। मेरे पास तो नहीं है, बट ये मान लो मनीष कि आपके पास कोई बड़ी सी एक्सपेंसिव पिकासो की पेंटिंग है। उसको क्या करोगे आप? उसको या तो कहीं पर घर पर दीवार पर टांग के रखोगे शोकेस के लिए, या तो उसको बक्से में बंद करके कहीं लॉकर में होगी। तो ये असेट आपकी हो गई कंप्लीटली अनप्रोडक्टिव। तो लिक्विड स्टेकिंग का उदाहरण हम ये पेंटिंग को लेकर करते हैं। जो पेंटिंग है पिकासो की, वो न्यूयॉर्क आर्ट गैलरी में रेंट पर दे दी। तो आप ऑलरेडी रेंट कमा रहे हैं वहां से, और वो आपकी पेंटिंग को शोकेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई सारे श्रोता, पिकासो के चाहने वाले रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक आर्ट वर्क लिमिटेड वन एंड ओनली काइंड कलेक्शन देखने को मिल रहा है, तो वो देखने को आ रहे हैं, तो उनका और प्रॉफिट बढ़ता है। अब वो प्रॉफिट में भी आपको शेयर दे रहे हैं, तो आपकी एसेट हो गई। अब वो आपके साथ क्रेडिट नोट भी है न्यूयॉर्क आर्ट गैलरी की कि भाई आपका ये पेंटिंग है। वो क्रेडिट नोट को आप कोलेटरल की तरह भी यूज कर सकते हो कि भाई ये मेरा है, मुझे लोन चाहिए। तो डायनामिक होगा, ना केवल आप रिवॉर्ड्स कमा रहे हो जो रेंट है, आप प्रॉफिट भी कमा सकते हो और आप उसको कोलेटरल भी बना सकते हो। तो ये इतनी डायनामिक एसेट बन जाती है आप कि आप सोच नहीं सकते थे। ये लिक्विड स्टेकिंग ये चीज कर रहा है स्टेकिंग को, और खास करके इथेरियम को। बहुत सारी ब्लॉकचेन है जो प्रूफ ऑफ स्टेक पर काम करती है, लेकिन जो हायरार्की है या जो टाइम इन प्लेस आज की बात कर रहे हैं, इथेरियम बहुत आगे है। जो डायनामिक चेंजेस हो रहे हैं, वो डेवलपमेंट्स बेसिकली बड़े बड़े जो भी है वो सब इथेरियम पर ही हो रहा है। आपने कितनी आसान सी भाषा में को समझा दिया, लेकिन यही चीज जो हमारे टेक सेवी जो हमारे लिसनर्स हैं, तो इसके जो मैकेनिक्स हैं लिक्विड स्टेकिंग के, उसको थोड़ा सा समझाइए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो ये जैसे लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल होते हैं ना, तो हम उदाहरण के तौर पर दो सबसे बड़े और महत्वपूर्ण लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल है उसकी बात करते हैं। सबसे बड़ा जो है वो है लीडो फाइनेंस। वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है, तो लीडो की खुद की टोकन भी है। लीडो वाज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द फर्स्ट लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल। तो उससे क्या हो गया कि अगर मेरे पास एक ईथ है, मेरे पास 32 ईथ नहीं है, तो मैं लीडो पे जाकर एक डिपॉजिट कर रहा हूँ। आपके पास 5 है, किसी के पास आधा इथेरियम है, किसी के पास 10 है, किसी को कोई 32 ईथ रखने की आवश्यकता है ही नहीं। तो आप अपने छोटे से छोटे 0.1 ईथ भी जाकर डिपॉजिट कर सकते हो, उसके ऊपर आपको 4.5-5% रिटर्न मिल रहा है ईथ पर। वो प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है, सब ईथ इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि लोगों ने अपने ईथ उनको दे दिए, तो वो ईथ को एक बैग में भर के स्टेक कर रहे हैं, और वो पॉट बढ़ता जा रहा है, तो उनका वोटिंग वैलिडेटिंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जा रही है। और यानी कि ये स्टेज पर आ गया है कि बहुत गर्मा गर्मी चल रही है पिछले 6 महीने से, कि लीडो के पास स्टेक ईथ जितना भी है डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे, उसका 30% हो गया है। तो कम्युनिटी में ऐसी बातें चलने लगी है, अब इसको कैसे संचालित करें। ये तो अगर बहुत बड़ा प्लेयर हो गया, तो लीडो को जो वोटर्स, जो टोकन होल्डर्स कंट्रोल करते हैं, इथेरियम का फैसला वो करेंगे, बिकॉज जितना बड़ा पॉट होता जा रहा है। तो लीडो ने आई थिंक 2023 में ही वोट करवाया, अगर 33% हम हिट करते हैं तो हम सेल्फ
सेल्फ रिस्ट्रिक्ट करेंगे। वो कैसे, ये कहानी बड़े टॉपिक से हट रहे हैं बट बहुत मजेदार कहानी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। प्रोजेक्ट प्रोटोकॉल ने वोटिंग करवाया कि 33% पर जब इथेरियम स्टेकिंग पहुंच जाएगा डिसेंट्रलाइज में लीडो का शेयर, तो हम जो भी नए ईथ डिपॉजिट होंगे उनको रिवॉर्ड्स नहीं देंगे। तो बेसिकली इट्स अ डिसइंसेंटिवाइजेशन। आप मतलब वहां पर उसमें उन्होंने उनका इंटरेस्ट खत्म कर दिया कि भाई इसमें अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, जो आपका उसमें इंटरेस्ट था, जिस वजह से आप उसमें आ रहे थे, उस इंटरेस्ट को हम खत्म कर रहे हैं, तो लोग आएंगे नहीं। जी बिल्कुल। और ये डायनामिक दुनिया है, डिजिटल दुनिया, और ये डिसेंट्रलाइजेशन का खेल है। आप सोच सकते हो ये वोटिंग में नेक टू नेक चल रहा था। अल्टीमेटली लीडो टोकन होल्डर्स ने रिजेक्ट कर दिया ये प्रपोजल। बोले कि यार हम क्यों सेक्रीफाइस करें, हम इथेरियम के पार्टिसिपेंट हैं। आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि हम ऐसा सोचेंगे कि हम कोई भी चीज करेंगे जो डिसेंट्रलाइजेशन को हार्म कर सकती है। तो वो एक विवाद हो गया कम्युनिटी के अंदर। उसके साथ 2021 में एक और प्रोटोकॉल स्थापित हुआ जिसका नाम है रॉकेट पूल। ये भी डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल है जो लिक्विड स्टेकिंग के लिए ही है। तो जो लीडो पर जाकर अगर आप अपने ईथ डिपॉजिट करते हो तो उसके सामने जो आपको लिक्विड स्टेकिंग टोकन मिलती है या रिसीट मिलती है, उसको कहा जाता है ST ETH, स्टेक ETH के लिए ST ETH आपको मिला जाता है। तो रॉकेट पूल आ गया मार्केट में दूसरे नंबर पर, 2021 नवंबर में लॉन्च किया उन्होंने। उनका फॉर्मूला थोड़ा डिजाइन अलग है, कॉन्सेप्ट अलग, और वो काफी डिसेंट्रलाइज है लीडो के कंपैरिजन में। क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया कि इनका मॉडल ये है कि आपको रॉकेट पूल का जो ETH है उसको कहा जाता है RE। तो वो आप डायरेक्ट खरीद सकते हो, या आपको बेसिकली 16 होने चाहिए आपके पास। तो 32 की जगह पर आप 16 रखोगे, मैं 16 रखूंगा, हम दोनों के मिलाकर 32 होंगे और एक नोट बन जाएगा। तो वो उनकी मैकेनिज्म में हम नहीं जाते, बट दे आर प्लेइंग अ डिफरेंट गेम। तो ऑटोमेटिक कम्युनिटी का रुझान वो कंपटीशन में, अब लीडो इतना जायंट बढ़ गया है तो रॉकेट पूल को सपोर्ट मिलने लगा। तो वो पॉइंट समथिंग % था, तो वो आज बड़ी गति से 6, 7, 8% पर आ गया 1-1.5 साल में ही। और वैसे ही मैंने जैसे शुरुआत में बात की, कम से कम मैं कह सकता हूँ 10-15 के मैं ऐसे ही नाम गिना सकता हूँ जो पिछले 1.5 साल में लिक्विड स्टेकिंग प्रोजेक्ट्स खुले हुए हैं। तो ये थोड़ा टेक्निकल और फिर कहानी और 2 प्रोजेक्ट लिक्विड लीडो फाइनेंस और रॉकेट पूल की हमने बात कर ली। होपफुली सवाल आपके क्वेश्चन के मुताबिक होगा। नहीं, बिल्कुल आपका सवालों में सवाल भी था और उसके साथ जवाब भी था, और बड़ा अच्छा आपने समझाया उसको। इससे पहले कि हम इस एपिसोड को रैप अप करें, क्या हमारे ये जो लिक्विड स्टेकिंग है, तो हमारे जो लिसनर्स हैं, जो हमारे सुनने वाले हैं, उनकी कुछ मुख्य बातें, कुछ हाइलाइट्स एक समरी के तौर पे आप बता सकते हैं? बिल्कुल। चलो एक काम करते हैं, हमने ये समझा पहले कि स्टेकिंग क्या है, फिर हमने लिक्विड स्टेकिंग समझा, उसके साथ हमने एग्जांपल्स, पेंटिंग वाला एग्जांपल्स लेकर समझने की कोशिश की कि लिक्विड स्टेकिंग कैसे डायनामिक हो जाता है। सडनली जो एसेट लॉक हो जाती है, आपके डिपॉजिट किए हुए फिक्स डिपॉजिट, तो वो काम की नहीं रहती है, लेकिन लिक्विड स्टेकिंग की वजह से डायनामिक हो गई। और चौथा, कहाँ या कौन से बड़े प्लेयर्स है लिक्विड स्टेकिंग में अभी के, उनके ऊपर हमने पर्दा खोला। तो ये 4 पॉइंट्स हमने कवर किए अब तक, और एक लास्ट पॉइंट हम अभी कवर करते हैं, वो है बेनिफिट्स। तो सबसे बड़े बेनिफिट्स क्या है लिक्विड स्टेकिंग के? तो सबसे बढ़िया जो बेनिफिट है वो है एक्सेसिबिलिटी। ये किसी को भी पार्टिसिपेट करने में आसानी देता है। आपके पास जरूरी नहीं है कि 32 ETH हो, कहीं पर भी छोटा सा अमाउंट भी स्टेक कर सकते हैं और रिवॉर्ड्स कमा सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, जो नाम में ही है लिक्विडिटी, ये और एक उसका फायदा है कि आपकी जो 32 ETH अगर आपने डाले हैं नोट बनाने के लिए या आपने स्टेक किए हुए, तो उसके सामने आपको लिक्विड स्टेकिंग टोकन मिल जाती है, जिसको आप मार्केट में डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में कहीं भी यूज कर सकते हो, अलग अलग दौर पर। उसके इतने सारे यूजेस हो सकते हैं कि हम सब गिन भी नहीं सकते। तो ये हो गया दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में ही इतने इंटीग्रेशन हो जाते हैं, तो आप लेंडिंग, जो हम अभी बात कर रहे थे, लेंडिंग, कोलेट्रल, बोरोइंग, या उसको आप सिर्फ जिसको कहते हैं डबल डिपिंग की बात की थी, उस तरह से भी यूज कर सकते हैं। चौथा जो फायदा है कि आपका जो मूल्य रीजन था स्टेक करने का, रिवॉर्ड्स कमाने का, वो तो हो ही रहा है, तो वो तो मिल ही रहा है। कैसे भूल सकते हैं? हाँ जी। नहीं, मैंने कहा उसको तो मिस किया ही नहीं जा सकता। सही कहा आपने। तो ये हो गए मोटे मोटे 4 फायदे, और ये 4 फायदे तो हम हमारे जैसे, आपके जैसे यूजर्स की बात की। बट सबसे बड़ा जो फायदा मुझे दिखता है यहाँ पर, वो है इथेरियम प्लेटफॉर्म को जो गति मिल रही है, जो ऊर्जा मिल रही है, जो विकेंद्रीकृत हो रहा है ये सब प्रोजेक्ट्स की वजह से। कह सकते हैं कि
मैं बायस हूँ, बट मुझे ये नहीं लगता कि कोई और कम्पीट ही नहीं कर रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि अगले 5 साल में भी कोई पास आ सकेगा, क्योंकि ये नेटवर्क इफेक्ट है ना, तो वो जितनी बढ़ती जाती है तो बहुत डिफिकल्ट होता है चेज करना। नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने। और जिस तरीके से की फैक्टर्स थे, जो उसके बहुत ही प्रमुख पॉइंट्स थे, आपने बड़े अच्छे से उनकी क्लैरिटी दी और बहुत ही आसान सी भाषा में, जैसा कि मैं हमेशा से बोलता हूँ, अच्छे से आपने समझाया। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में आपने लिक्विड स्टेकिंग के बारे में सीखा, और ये हम सबको पता है और आपको भी समझ में आ गया होगा कि ये वेब3 की दुनिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक बड़ी सी क्रांति लाने वाला है। तो आप सुनते रहिए। और अपूर्वा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इस कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से समझाया हमको। धन्यवाद मनीष, मुझे भी बहुत मजा आया। आशा करता हूँ कि हमारे सुनने वालों को भी इतना ही मजा आएगा। और हमारा आखिरी एपिसोड जो इसके बाद वाला है, वो भी हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ। वो हम गिने चुने जो टॉप डीपी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें करेंगे, और उनके बारे में जिसे कहते हैं ना बर्ड्स आई व्यू प्रोवाइड करेंगे, और उसके साथ हम ये सीरीज डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की खत्म करेंगे। नहीं, मैं भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ, ना सिर्फ हमारे दर्शकों के लिए और हमारे लिसनर्स के लिए भी, क्योंकि हमेशा की तरह हम लोग यूट्यूब पे तो हैं ही, और साथ में हम जो जितने भी पॉडकास्ट के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे भी हम लोग। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। उम्मीद है कि इस सफर में आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। हमें फॉलो करते रहिए और मजीद डिजिटल खजानों की खोज में अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। इस चैनल पर दी गई जानकारी सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है और ये कोई प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है। हमेशा अपना रिसर्च करो और प्रोफेशनल कंसल्टेंट की सलाह लीजिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले।